साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञानकत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो आपकी वीडियो होने वाली है वो सीईटी के मॉडल पेपर नंबर 9 से संबंधित होने वाली है। साथियों, इससे पहले मैं सीईटी के 8 मॉडल पेपर यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी मॉडल पेपरों में से टेस्ट देके अपनी परीक्षा की तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो आज मॉडल पेपर नंबर 9 को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया? तो देखो, कृष्णा दिवस का अगर पूछ लिया जाए कि कृष्णा दिवस कब मनाया गया, तो कृष्णा दिवस कब मनाया गया? कृष्णा दिवस 1936 में मनाया गया। कब मनाया गया? 1936 में मनाया गया। और कहाँ पे मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ पे मनाया गया? मारवाड़, जोधपुर में मनाया गया। तो साथियों, 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल के जो नेता हुए उनके द्वारा जोधपुर में कृष्णा दिवस मनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अगर पूछ लिया जाए कि क्या था, तो जो राजकुमारी कृष्णा के अपहरण और अन्याय के विरुद्ध ये आवाज उठाना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। हमें यहाँ पे साथियों सुमेलित करना है। साथियों, चारों ही जो आपको यहाँ पे दिए गए विकल्प, थेवा कला का, अजरक प्रिंट, पिछवाई और दाऊ प्रिंट, इन चारों से ही साथियों प्रश्न आते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न हो जाएगा ये दो, यहाँ पे आपके सारे कवर हो जाएंगी। तो अच्छे से देखना इसको। तो साथियों, जो थेवा कला ये कहाँ से संबंधित है? तो साथियों, थेवा कला कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन एक किससे सम्मिलित हो जाएगा? 3 से। थेवा कला प्रतापगढ़ के सोनी परिवार से संबंधित है। कहाँ से साथियों? प्रतापगढ़ के सोनी परिवार से संबंधित है। अजरक प्रिंट की पूछ ली जाए साथियों, अजरक प्रिंट कहाँ का है? तो अजरक प्रिंट बाड़मेर का हो जाएगा। 2 में 2 सही हो जाएगा। पिछवाई कला पूछ ली जाए साथियों, तो पिछवाई आपको पता है नाथ द्वारा राजसमंद की है। कहाँ की? नाथ द्वारा राजसमंद की। और दाबू प्रिंट साथियों, दाबू प्रिंट कहाँ हो जाएगा? अकोला, जो कि कहाँ पे स्थित है साथियों? अकोला कहाँ पे स्थित है? अकोला स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में अकोला स्थित है। तो ऑप्शन एक में 3, ऑप्शन 2 में 2, 3 और 2, और इस पिछवाई में नाथ द्वारा और दाऊ प्रिंट अकोला, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। इसको अच्छे से देख लीजिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ईएडी जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? तो साथियों, जो ईएडी जलवायु प्रदेश है ये कौन सा हो जाएगा? सुदूर पश्चिमी भाग। कौन सा? पश्चिमी भाग। तो राजस्थान में साथियों पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। तो मरुस्थल के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से जिले हो जाएंगे साथियों? बाड़मेर और जैसलमेर जिले हो जाएंगे। तो ईएडी जलवायु प्रदेश में बाड़मेर और जैसलमेर जिले आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है साथियों कितना होता है? तो सबसे पहले तो अगर बात कर दी जाए कि ये जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है संविधान के, आरपीएससी के जो संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में? तो 300, आर्टिकल 316 के अनुसार जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनके कार्यकाल निर्धारित होता है आर्टिकल 316 के अनुसार। और कितना होता है साथियों? तो या तो वो अधिकतम 6 वर्ष की अवधि हो, या उनकी जो है एज 62 वर्ष हो गई हो। तो 6 वर्ष तक कर सकते हैं, अधिकतम आयु उनकी 62 वर्ष हो। दोनों में जो भी पूरा हो रहा है साथियों वहां तक वो इसके सदस्य बने रह सकते हैं। अगर 62 वर्ष पूरी हो गई तो 62 वर्ष के बाद उनको रिटायर होना पड़ेगा, या फिर वो 6 वर्ष, अगर 62 वर्ष से कम है तो अधिकतम 6 वर्ष इसके अध्यक्ष या सदस्य रह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ा परगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है, कि रचयिता कौन है? तो साथ में मारवाड़ा परगनारी विगत राजस्थान का गजेटियर के रचयिता कौन हो जाएंगे? मोहनोत नैनसी हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो मोहनोत नैनसी की अगर पूछ ली जाए साथियों कौन थे, तो जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह है, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह, जोधपुर के जो महाराजा जसवंत सिंह है उनके क्या थे साथियों? ये दीवान थे। कौन थे? मोहम्मद नैनसी जोधपुर के जो महाराजा हैं जसवंत सिंह उनके दीवान थे, और इन्होंने ही मारवाड़ परगनारी विगत और नैनसी रिख्यात की रचना की। और अगर पूछ ले जाए कि राजपूताना का अबुल फजल इनको किसने कहा है? मोहम्मद नैनसी को राजपूताना का अबुल फजल किसने कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताना का अबुल फजल कहा है। साथियों, फिर से एक बार देख लीजिए। मारवाड़ परगनारी विगत जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, किसने लिखा है? मोहम्मद नैनसी ने लिखा है। मोहम्मद नैनसी कौन थे? जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की क्या थी? ये दीवान थे। और अगर राजपूताना का अबुल फजल पूछ ले जाए कि मोहम्मद नैनसी को किसने कहा, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असंगतियों हमें यहाँ पे छाटना है साथियों। नृत्य दे रखे हैं। चरी नृत्य साथियों किससे? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा। सही है बिल्कुल। शिकारी जो नृत्य है साथियों ये कि शहरी जनजाति के द्वारा किया जाता, बिल्कुल सही है। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता साथियों? गरासी जनजाति के द्वारा, बिल्कुल सही है। रणबाजा जो है भील साथियों, भील जाति के द्वारा नहीं किया जाता, भील जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता, ये किया जाता है रणबाजा मेव जाति का नृत्य है साथियों। यहीं पर आपको उत्तर भी दे रखा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही घटता क्रम है। तो साथियों, हमें घटते क्रम में अरावली की चोटियां उनको व्यवस्थित करना है। तो हम देख लेते हैं हमें कौन कौन सी दी गई है। हमें अचलगढ़, जरगा, शेर और कुंभलगढ़ दी गई है। तो साथियों, इन चारों ऑप्शनों में जो सर्वाधिक ऊंचाई हो गई वो तो शेर की हो जाएगी 1597 में।
फिर हम जरगा की देख लेते हैं, जरगा की हो जाएगी 1431, अचलगढ़ की 1380 है और कुंभलगढ़ की कितनी हो जाएगी 1224 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शेर, जरगा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 क्रांति के समय चेलावास का युद्ध, कालीगौरों का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों 1857 क्रांति के समय जो चेलावास का जो युद्ध था, जो कालीगौरों का युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये कब लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 18 सितंबर 1857। क्या हो जाएगा? 18 सितंबर 1857 को। किन किन के मध्य हुआ? तो आपको मैं बता देता हूँ। जो आउवा जो पाली में स्थित है, वहां के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत। कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत थे। और जोधपुर की राजकीय सेना, कौन सी? जोधपुर की राजकीय सेना के बीच 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध, जिसे काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। और इसमें कौन मारे गए? इसमें तो जो जोधपुर के जो पीए था, कौन? पॉलिटिकल एजेंट था, मोक मिशन की इसमें इसमें मारा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। किसकी? राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। तो इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो साथियों ये नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन जो समिति की सिफारिश की जाती है उस समिति का जो अध्यक्ष होता है साथियों कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा के संस्थापक कौन है? तो साथियों रामस्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है शाहपुरा में स्थित है, इसके जो संस्थापक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे साथियों? संत कौन हो जाएंगे साथियों? संत रामचरण जी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रामस्नेही जो संप्रदाय इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है? शाहपुरा में स्थित। शाहपुरा कहाँ पे साथियों? भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन हो जाएंगे? रामचरण जी हो जाएंगे। और अगर पूछ ले जाएगी यहाँ का कौन सा महोत्सव है साथियों, या फिर आपसे इस तरीके से पूछ ले जाएगी फूल डोल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा फूल डोल महोत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसलमेर में लाठी सीरीज क्या है? तो साथियों जैसलमेर में अगर लाठी सीरीज की बात कर ली जाए तो जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक सरस्वती जो नदी का जो अवशेष के रूप में भूगर्भिक एक जल पट्टी है, जो जमीन के अंदर पानी की एक जल पट्टी है, जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। और यहाँ पे सेवन घास और चंदथार का गढ़ा, जिसे चंदन नलकूप के नाम से जाना जाता है, वो भी स्थित है। तो क्या हो जाएगा? एक भूगर्भीय मीठे जल की पट्टी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ से? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान एकीकरण के समय सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में संपूर्ण हुआ? तो साथियों आप सभी को पता है सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था, क्योंकि छठे चरण जो कि कब था? 6th चरण जो कि 26 जनवरी 1950 को आबू व देलवाड़ा, कौन सी? आबू व देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही का विलय तो किसमें कर दिया गया था? राजस्थान में कर दिया था। किन को छोड़ा था? आबू व देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था, और बाकी का सबका सिरोही का विलय उसमें कर दिया था, राजस्थान में कर दिया था। लेकिन फिर जब 7वां चरण हुआ था, जो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। जब 1 नवंबर 1956 को हुआ तो आबू देलवाड़ा को भी सम्मिलित कर लिया गया था। सिरोही का राजस्थान में जो विलय वो कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में, छठे और 7वें। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूप और रखन आभूषण महिलाओं के शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? तो साथियों जो चूप और रखन महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली जो आभूषण है कहाँ पे पहने जाते हैं साथियों? ये दांत के आभूषण है। कहाँ? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दांत के आभूषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है साथियों? तो राज्य जो वित्त आयोग का जो गठन है ये आर्टिकल कौन से के तहत किया जाता है? आर्टिकल 243 आई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और किसके द्वारा किया जाता है राज्य वित्त आयोग का गठन? तो साथियों आपको पता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के हमें भौतिक प्रदेश दिए गए हैं और उनका क्षेत्रफल का प्रतिशत दिया गया है। तो साथियों क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर हमें भौगोलिक राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनको देखना है। तो साथियों हम देखते हैं जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्षेत्रफल देख लेते हैं। पश्चिम मरुस्थल, तो साथियों आपको पता है कि जो राजस्थान का पश्चिम मरुस्थल है लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? कितने प्रतिशत क्षेत्रफल के भाग पर फैला है? तो 61.11 हो जाएगा। कितना? 61.11। अरावली की बात करें तो 9% हो जाएगा साथियों। कितना प्रतिशत है? 9%। और पूर्वी मैदान की बात करें तो साथियों पूर्वी मैदान हो जाएगा लगभग 23.3%। कितना? 23.3%। और हाड़ौती का जो पठार है ये 6.89% हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस लोक देवता हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल बैंगटी फलोटी? साथियों जो हड़बू जी है इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? बैंगटी में स्थित है, जो फलोदी में स्थित है। किस मारवाड़ शासक ने उन्हें भेंट किया था? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो राव जोधा जो है इन्होंने भेंट किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मारवाड़ के जो शासक थे, कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। कहाँ के? मारवाड़ के राव जोधा। इन्होंने मंडोर विजय के बाद, किस विजय के बाद साथियों? मंडोर
विजय के बाद हड़बू जी सांखला को आशीर्वाद और उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर बैंगटी फलोदी गांव जागीर में भेंट किया था। तो किन्होंने किया था? राव जोधा ने किया था। मारवाड़ के शासक थे मंडोर विजय के पश्चात किया था। सभी फैक्ट अच्छे से देख लीजिए और आपसे आशा है साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को प्लीज शेयर कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को खमनोर का युद्ध के किस इतिहासकार ने कहा है? तो साथियों हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसको खमनोर का युद्ध किसने कहा है? तो साथियों आपको पता है जो खमनोर का युद्ध अगर पूछ लिया जाए तो खमनोर का युद्ध किसने कहा है? बदायूं ने कहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किन्होंने कहा है? अब बदायूं ने कहा है। और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? साथियों अगर पूछ लिया जाए कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है तो गोगुंदा का युद्ध अबुल फजल ने कहा है। किन्होंने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। ये तीनों दोनों फैक्ट अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों जो मुख्यमंत्री पालनहार योजना है इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन देख लेते हैं। वृद्धजनों को पेंशन देना नहीं, बेरोजगारों को भत्ता देना नहीं, विधवा महिलाओं को सहायता देना नहीं, अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता और शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री पालनहार योजना का उद्देश्य ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में उत्खात स्थलाकृति किस नदी बेसिन की प्रमुख विशेषता है? तो साथियों जो उत्खात स्थलाकृति आपको पता है जो चंबल नदी अपनी तीव्र गति और जल प्रवाह के कारण मिट्टी का भारी कटाव करती है जिसके कारण गहरे गड्ढों और बेड़ों का निर्माण होता है तो उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। तो चंबल बेसिन, ए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजमेर के किस चौहान को कवि बांधव कटिबंधु की उपाधि धारण की थी और हरिकेली नाटक लिखा था? तो साथियों अजमेर के ऐसे कौन से चौहान शासक हैं जिन्होंने कवि बांधव या कटिबंधु की उपाधि धारण की थी और हरिकेली नाटक लिखा था? तो साथियों हरिकेली नाटक और कवि बांधव की उपाधि धारण करने वाले कौन हो जाएंगे? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विग्रहराज चतुर कहाँ के? अजमेर के चौहान शासक थे। कहाँ के? अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर जिनको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? बीसल देव के नाम से जाना जाता है। ने इन्होंने विद्वानों को आश्रय देने के कारण कवि बांधव और कटिबंधु की उपाधि धारण की थी। क्यों की थी कवि बांधव और कटिबंधु की उपाधि? विद्वानों को आश्रय देने के कारण। और इन्होंने स्वयं जो संस्कृत हरिकेली जो नाटक है ये साथियों किस भाषा में? संस्कृत भाषा में इस नाटक की भी इन्होंने रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? तो साथियों कौन सा ऐसा संविधान का आर्टिकल है जो अस्पृश्यता का अंत करता है? तो साथियों आर्टिकल कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जगह। अनुच्छेद आर्टिकल 17 इस चीज को अस्पृश्यता का अंत का सुनिश्चित करता है। तो साथियों भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है। कौन सा? भाग 3 मौलिक अधिकार आर्टिकल 17। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई है? तो साथियों जो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कब की गई? दिसंबर 1929 में की गई। रावी नदी के तट पर। कहां पर? रावी नदी के तट पर की गई। और रावी नदी के तट पर आयोजित इस अधिवेशन में साथियों इस अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। किसका लिया था? पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी साथियों भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? तो साथियों दक्षिण की गंगा के नाम से या अगर पूछ ले जाए कि दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से तो साथियों गोदावरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। कौन से? प्रायद्वीपीय भारत की तो 1462 किलोमीटर की ये लंबी नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर कब की गई? तो साथियों जो नीति आयोग है इसको बदलकर इसका नाम परिवर्तन कर योजना आयोग किया गया। और ये कब किया गया? तो साथियों ये किया गया 1 जनवरी 2015 को। साथियों कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। क्योंकि भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के तहत 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को समाप्त करके योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई। तो साथियों थोड़ा उल्टा हो गया। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का संबंध भारत में किस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने से है? तो साथियों ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति यहाँ पे अगर दे दिया तो श्वेत क्रांति आपको पता है किससे संबंधित हो जाएगा? साथियों श्वेत क्रांति तो स्वतः ही दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर पूछ ले जाए आपसे कि भारत इसके जो जनक थे वो कौन थे? तो साथियों श्वेत क्रांति के जो जनक हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीज
डॉक्टर वर्गीज कुनियन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है? एड्रेनालिन। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एड्रेनालिन हार्मोन। ये को आपातकालीन हार्मोन या लड़ो या उड़ो का हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि जो तनाव, क्रोध या भय की स्थिति में एड्रेनलिन ग्रंथि से स्त्रावित होता है। कौन सी? एड्रेनल ग्रंथि से ये स्त्रावित होता है। पौधों में जल व खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो साथियों, पौधों में जल और खनिज का जो लवणों का जो परिवहन है किस ऊतक के द्वारा होता है साथियों? तो जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पौधों में जल और खनिज के लवणों का संवहन जाइलम ऊतक के द्वारा जो जड़ें होती हैं इनके ऊपर की ओर होता है, और जबकि भोजन, निर्मित भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। तो साथियों, अगर भोजन का पूछ ली जाए कि भोजन का किसके द्वारा होता है, तो भोजन का फ्लोएम के द्वारा होता है, और जल और खनिज लवणों का जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सार्वभौमिक रक्तदाता समूह कौन सा है? साथियों, सार्वभौमिक रक्तदाता आपसे पूछा है कि सार्वभौमिक रक्तदाता कौन सा हो जाएगा? तो ओ नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो ये ओ नेगेटिव रक्त समूह है सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? एंटीजन नहीं पाया जाता। इसी कारण ये क्या होता है? सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। इसे किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसके मापन की इकाई है? तो साथियों, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो साथियों, कोशिका के पावर हाउस की बात करें तो कोशिका का जो पावर हाउस है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब कंप्यूटर के प्रश्न देख लेते हैं साथियों। हम कंप्यूटर के भी अच्छे प्रश्न है, सीईटी में इनका अच्छा योगदान रहता है, अच्छे से देखना। एमएस एक्सेल में पूरी रो को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, एमएस एक्सेल में पूरी रो को एक साथ सेलेक्ट अगर हमें करना है तो किस कुंजी का प्रयोग में लेंगे? ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों? शिफ्ट 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 की दबाएंगे साथियों, और स्पेस बार को अगर हम दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी रो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। तो शिफ्ट प्लस स्क्वायर बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है साथियों? जीयूआई का हमें फुल फॉर्म पूछा है, तो साथियों जी यहाँ पे किसको रेफर करता है? ग्राफिकल को, यू यूजर को, और आई इंटरफेस हो जाएगा। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो साथियों, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वेब ब्राउजर और एंटी वायरस। तो साथियों, यहाँ पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण हो जाएगा साथियों, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आते हैं साथियों? विंडोज, अगर आपसे वैसे विंडोज देके पूछे जाए, लाइनक्स या फिर एंड्रॉइड, ये किसके उदाहरण होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। जबकि और ये क्या करते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के भी मतलब बीच इंटरफेस का काम करते हैं। और बाकी ये सब क्या हो जाएंगे साथियों? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एंटीवायरस है और वेब ब्राउजर है, ये क्या हो जाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। कैसे सॉफ्टवेयर हो जाएंगे साथियों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हो जाएंगे, वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एंटी वायरस। और ये जो ओएस होते हैं, जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होते हैं, विंडोज, लाइनक्स या मैक या एंड्रॉइड, ये क्या हो जाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मानक IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो साथियों, जो IPv4 होता है ये कितने बिट्स का होता है साथियों? तो IPv4 कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है। कितने का होता है? 32 बिट्स का होता है। जिसे IPv4 कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है। और अगर पूछ ले जाए कि आपसे अभी वर्तमान में जैसे IPv6 से चलता है, तो IPv6 कितने बिट्स का होता है साथियों? तो IPv6 जो 128 बिट का होता है, कितने का? 128 बिट का। और IPv4 कितने का होता है? 32 बिट का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कंप्यूटर में किसके लिए किया जाता है साथियों? तो कुंजी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप अच्छे से याद कर लीजिए। कॉपी का हो गया, कट का हो गया, पेस्ट का हो गया, अनडू का हो गया, रीडू का हो गया, ये तो आपको मतलब मुंह याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में वैसे ही मिल जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जेड का हमसे यहाँ पूछा है, तो कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य होता है साथियों? कंट्रोल प्लस जेड का हम कोई वर्ड लिख देते हैं और उसको हमको बिना बैक स्पेस दबाए उसको हटाना है, तो कंट्रोल प्लस जेड अनडू करके हम उसको हटा सकते हैं। और अगर हमें जो हमने हटाया उसको हमें पुनः लेके आना है, तो कंट्रोल प्लस वाई करके, कंट्रोल प्लस वाई करके हमें रीडू करके उसको वापस ला सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस जेड यानी हटाना, और कंट्रोल प्लस वाई यानी उस हटे हुए को वापस लेके आना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों रीजनिंग से संबंधित हो जाएगा। किसी प्रश्न में हमें किसी कूट भाषा में हमें पेंसिल को QFOOJM लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हमें कूट भाषा में हमें बोर्ड को क्या लिखा जाएगा? तो साथियों हम देख लेते हैं इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि हर जैसे P के बाद एक और बढ़ा के Q कर दिया, एक जोड़ के P प्लस Q एक हो गया, फिर
ई में प्लस एक जोड़ दिया तो एफ हो गया। तो इसी प्रकार एक एक की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो हम देखते हैं बी में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओ में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। पी आ जाएगा। ए के बाद एक जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा। आर में एक जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा और डी में एक जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा। तो सी पी बी एस हम देखते हैं तो सी पी बी एस ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, दी गई अक्षर श्रृंखला को हमें पूरा करना है। तो साथियों जो अक्षर श्रृंखलाएं यहाँ हमें देखते हैं, ए के बाद सी है, सी के बाद एफ है, जे के बाद एफ के बाद जे और जे के बाद ओ है। तो हम देखते हैं क्या साथियों, मुझे तो लगता है यहाँ पे ए में सी जोड़ने के बाद प्लस 2, सी के बाद सी में 3 जुड़वा रहा है, एफ एफ में अगर 4 जोड़े तो जे, और जे में अगर 5 जोड़े तो ओ हो जाएगा। तो साथियों अगर ओ में हम क्या जोड़े अब अगला तो 6 आएगा। तो ओ में 6 जोड़ने पर साथियों देख लीजिए ओ पी क्यू आर एस टी और यू, तो क्या आएगा साथियों, 6 जोड़ने पर यू आएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक स्थान पर 6 जोड़ने पर ओ में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ प्लस 6 बराबर यू। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमें असंगत को चयन करना है साथियों। असंग मस्तिष्क, आंख, कान और नाक। तो साथियों बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न हो जाएगा। आंख भी साथियों बाहर होती है, नाक भी बाहर है, कान को भी हम देख सकते हैं, तीनों को देख, लेकिन मस्तिष्क को हम देख सकते हैं कि साथियों मस्तिष्क तो अंदर होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आंख, नाक, कान शरीर के बाहरी अंग है जिनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, जबकि मस्तिष्क क्या शरीर साथियों शरीर के अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का और आंतरिक हिस्सा है। तो साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है साथियों। उत्तर की ओर एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है और वो 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाद में वो फिर चल के 10 किलोमीटर आ गया, यहाँ पे आ गया वो। फिर वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो साथियों ये प्रारंभिक बिंदु इसका हो जाएगा, ये तो पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में साथियों, पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथन का प्रश्न है साथियों, अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कोई बिल्ली चूहा नहीं है। साथियों सभी कुत्ते तो बिल्ली है और कोई बिल्ली चूहा नहीं है। निष्कर्ष कोई कुत्ता चूहा नहीं है और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो साथियों सभी कुत्ते तो बिल्ली है लेकिन कोई बिल्ली चूहा नहीं है, तो कोई कुत्ता चूहा नहीं है। साथियों निष्कर्ष एक बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो साथियों कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कोई कुत्ता चूहा नहीं है, कुछ बिल्लियां चूहा हैं। तो बिल्कुल साथियों दूसरा मुझे लगता है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों इसको आप रीजनिंग की जो ट्रिक होती है वो गोलाकार बना के उसको भी आप उसको कॉपी में लिख के भी और अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो साथियों सूर्योदय जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों। तो सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद होता है वो हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। और इसमें संधि की बात करें तो साथियों गुण संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस ओ के संयोजन से ओ का नियम इसमें लागू हो जाएगा, ओ आ रहा है तो कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है साथियों। तो नीलकंठ में समास कौन सा हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका था अर्थ भगवान शिव। तो यहाँ दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, एक प्लस एक मिलकर तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा साथियों, बहुब्री समास हो जाएगा। क्योंकि बहुब्री समास का क्या नियम होता है साथियों, जहां पर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ पे नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव होता है, तो भगवान शिव की ओर ये संकेत कर रहे हैं, तो भगवान शिव की ओर संकेत कर, इसलिए इसमें कौन सा नियम के अकॉर्डिंग बहुब्री समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों अमृत का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, अनल, सुधा, सोम और पीयूष। तो साथियों अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है साथियों, नहीं कौन सा हो जाएगा, तो अनल का नहीं हो जाएगा। क्योंकि अनल किसका होता है साथियों, अनल तो अमृत का नहीं होता साथियों, अनल तो आग का होता है। लेकिन सुधा, सोम और पीयूष किसके होते हैं, ये अमृत के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो साथियों, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं, जिसको सब कुछ पता हो, जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है। आंखों का तारा होना, तो साथियों आंखों का तारा होना अर्थात बहुत ही अत्यधिक प्यारा होना, तो अत्यंत प्यारा होना ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले टेस्ट में कोशिश करेंगे कि हिंदी के और भी अच्छे जो थोड़े टफ प्रश्न हो, ताकि इनमें थोड़ा सा आपका दिमाग और अच्छे से चले। अब इंग्लिश के प्रश्न देख लेते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ल्यूसिड। तो साथियों ल्यूसिड का हमें यहाँ पे सिनोनिम देखना है। तो सबसे पहले ल्यूसिड का अर्थ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बिना इनका अर्थ जाने तो हम सिनोनिम और एंटोनिम को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ल्यूसिड का जो अर्थ होता है क्या होता है साथियों, स्पष्ट,
लूसिड यानी, एक मिनट, लूसिड का जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट या पारदर्शी, बिल्कुल साफ सुथरा दूध का धुला। तो ल्यूसिड यानी स्पष्ट या पारदर्शी हो जाएगा। तो साथियों हम यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, क्लियर, कंफ्यूजिंग, डार्क और वैगी। तो मुझे तो सबसे अच्छा क्लियर लग रहा है, क्योंकि क्लियर यानी भी क्या होता है, स्पष्ट होता है। बिल्कुल भाई क्लियर है ये चीज, तो बिल्कुल, तो यहाँ पे बिल्कुल सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर बात करें और ऑप्शनों की तो देख लेते हैं, डार्क यानी साथियों अंधेरा होता है, कंफ्यूजिंग यानी साथियों कंफ्यूज होना, बिल्कुल। वैग्यू का भी क्या अर्थ होता है, स्पष्ट होता है। तो अगर एंटोनिम होते तो ये तीनों सही हो जाते हैं, या वैग्यू बिल्कुल क्लियर सही हो जाता ऑप्शन भी, लेकिन सिनोनिम पूछा है तो वैग्यू ल्यूसिड का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्ट। तो साथियों ऑप्टिमिस्ट यानी क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट यानी होता है आशावादी। कैसा होता है, आशावादी, जो आशावादी होता है जो। तो साथियों ऑप्टिमिस्ट का क्या हो जाएगा साथियों, रियलिस्ट, पैसिफिस्ट, एक्टिविस्ट। तो साथियों ऑप्टिमिस्ट का तो बिल्कुल सीधी बात है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट यानी क्या होता है साथियों, निराशावादी। कैसा होता है, निराशावादी। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है साथियों, सी हैज बीन लिविंग इन जयपुर ब्लैंक 2015। तो साथियों मैंने आपको नियम बताया था प्रीपोजिशन का, अगर निश्चित समय, एक निश्चित समय अवधि दी गई है तो किसका प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है। एक मिनट, निश्चित समय अवधि के लिए सिंस का प्रयोग होता है, और अनिश्चित समय के लिए साथियों किसका प्रयोग होता है, फोर का होता है। तो 2015 आपको पता कैसा समय, एक निश्चित समय, एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि 2015 से वो जयपुर में रह रहा है। तो निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का करेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ही हैज बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2015। अगला प्रश्न देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो साथियों करेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखना है आपको। तो साथियों करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में कमेटी का हमें वर्ड, कमेटी की हमें स्पेलिंग देखनी है। तो साथियों कमेटी की स्पेलिंग में मैं फिर आपको बता देता हूँ, डबल एम और डबल टी। डबल एम और डबल टी हमें देखना है, जिसमें अगर एक एम है और एक टी है तो भी गलत हो जाएगा, दो एम है एक टी है तो भी गलत हो जाएगा, लेकिन डबल एम और डबल टी जिसमें मिल गए वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं इसमें मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, इसमें एक एम है, इसमें भी एक है, गलत। इसमें दो एम है लेकिन टी एक है, ये भी गलत। तो सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे साथियों अकोमोडेट की स्पेलिंग भी बहुत बार पूछी जाती है। तो साथियों अकोमोडेट में भी डबल सी और डबल एम का आपको देखना है, जहां पे दोनों डबल सी डबल एम मिल गए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। साथियों तो इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आपको पता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, आईएनजी वाली वर्ब है तो ये बीइंग लगा देंगे। तो क्रिकेट सिंगुलर है, क्रिकेट इज, तो साथियों आईएनजी की जगह क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेइंग। तो साथियों कौन सी फॉर्म आएगी, प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्या क्या आ जाएगा, दे को किस में बदल देंगे, देम में बदल देंगे, बाई लगा देंगे। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय them, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय them, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय them, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों मुझे आशा है कि आपको मैंने 50 प्रश्न बहुत अच्छे दिए हैं, और आगे भी आपको इससे अच्छे प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे। जल्दी आपको अगला मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।